एस्चुरी एस्चुरी ज्वार नदमुख अथवा एस्चुरी ऐसी नदियाँ जो एक मुख्य धारा के रूप में समुद्र में मुहाना बनाती है, तब इसे एस्चुरी अफवाह कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति की दशाएं। नदियाँ तीव्र वेग से तीव्र ढाल के सहारे जब मुहाना बनाती हैं। दूसरा, जब कोई नदी किसी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है और भ्रंश घाटी समुद्र तट तक स्थित होती है, जैसे नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में एस्चुरी का निर्माण करती हैं। हिमालय की नदियों अववाह तंत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार की नदियों अववाह तंत्र में अंतर बताएं। हिमालय एवं प्रायद्वीपीय पठार दोनों ही क्षेत्र के भौतिक एवं जलवायविक विशेषताओं में अंतर पाया जाता है, जिसके कारण दोनों प्रदेश की नदियों एवं अपवाह तंत्र में भी अंतर दृष्टिगत होते हैं। हिमालय की नदियों की स्रोत हिमानिया और हिम में निर्मित झीलें हैं, अतः यह सदावाहिनी है, और जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के स्रोत वर्षा जल एवं बरसाती झीलें हैं, अतः नदियाँ भी बरसाती हैं। ऐसे में शुष्क कालों में नदियों में जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है। हिमालय की नदियाँ युवावस्था में इसी कारण गहरी घाटियों गॉर्ज का निर्माण करती हैं। सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र गॉर्ज का निर्माण करती हैं और यह गहरी भी आकार की घाटी होती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ प्रौढ़ावस्था में हैं और यह गहरी घाटियों का निर्माण नहीं करती। हिमालय की अधिकांश नदियाँ पूर्वगामी प्रकार की है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की प्राय सभी नदियाँ अनुगामी प्रकार की हैं। चौथा, हिमालय की नदियाँ अपेक्षाकृत लंबी है और यह सिंधु एवं गंगा ब्रह्मपुत्र अववाह प्रदेश का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ अपेक्षाकृत छोटी है और कई अववाह प्रदेश का निर्माण करती हैं। पाँचवें, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सिंधु एवं गंगा ब्रह्मपुत्र अववाह प्रदेश के साथ डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। छठा, जल विद्युत संसाधन की दृष्टि से हिमालय की नदियों में अधिक संभावित क्षमता है, लेकिन अधिक ऊंचाई दुर्गम क्षेत्र होने के कारण विकास बहुत कम हुआ है, जबकि प्रायद्वीपीय पठारी भारत की नदियों में संभावित क्षमता अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद जल विद्युत क्षेत्र का विकास अधिक किया गया है। इंडस ड्रेनेज सिस्टम सिंधु अववाह तंत्र पश्चिम से पूर्व सिंधु से झेलम सप्री सिंधु से झेलम से चिनाब से रावी से ब्यास से सतलज नदी। सिंधु से झेलम सप्री सिंधु और झेलम से चिनाब चाज दोआब और चिनाब से रावी रचना दोआब, रावी से ब्यास बारी दोआब और ब्यास से सतलज बिस्त दोआब। दो नदी के मध्य का क्षेत्र दोआब कहते हैं। बारी दोआब और बिस्त दोआब भारत में है और सप्री सिंधु चाज रचना पाकिस्तान में है। गंगा अववाह तंत्र में यमुना नदी में चंबल मिलती है। चंबल सिंध केन बेतवा यमुना नदी में मिलती है और चंबल में बनास नदी मिलती है। ऊपर से गंगा नदी में ऊपर से रामगंगा, गोमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में।
रामगंगा, गोमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी सब गंगा में गिरती हैं। और नीचे से सोन, पुनपुन, फाल्गु, दामोदर, हुगली, हुगली में मिले छे दामोदर। फिर ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर मेघना के निर्माण करे छे और गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है संकोश, मानस, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, लुहित। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ में पूर्व में स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बेंगाई, दक्षिणी नदी सबसे दक्षिणी, और ताप्ती नदी महानदी में गिरे छे ताप्ती। फिर दामोदर नदी, फिर साबरमती नदी द्रवनाश, फिर माही, मीठी, मुंबई में मीठी नदी, गोवा में मांडवी अब्लिक ज्वारी नदी, फिर कर्नाटक में शरावती नदी, केरल में भरतपुजा, पंबा, पेरियार। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ डेल्टा एवं एस्चुरी दोनों बनाती है और इसके कारणों को समझाइए। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी अफबा और पश्चिमी अफबा को विभाजित करने वाली प्रमुख जल विभाजक है और यहाँ से उत्पन्न होने वाली नदियाँ पूर्व की ओर अनुगामी प्रवाह विकसित करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के सहारे उतरती हुई नदियाँ अनुगामी प्रवाह विकसित करती हुई अरब सागर में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल मंद है, जबकि पश्चिमी ढाल खड़ा, तीव्र भ्रंश कगार के रूप में है। ढाल की यह विशेषता अफबा तंत्र को भी प्रभावित करती है। पश्चिमी घाट के पूर्व से निकलने वाली नदियों द्वारा डेल्टा के निर्माण किए जाने के निम्न कारक हैं। एक में पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल मंद। पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल मंद होने के कारण यहाँ की नदियाँ मंद गति से धीमी गति से प्रवाहित होती है, अतः अपने साथ लाए गए मलबों का निक्षेपण करती हैं। मुहाने के पास पहुँचते हुए इन नदियों की गति में कमी के कारण मलबों की परिवहन क्षमता में कमी आ जाती है और नदी जगह जगह मलबों को निक्षेपित करने लगती हैं। दूसरा पश्चिमी घाट पर्वत की दूरी बंगाल की खाड़ी से अधिक होने के कारण नदियों में मलबों की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुहाने के पास निक्षेपण होने से नदी कई धाराओं में विभक्त हो जाती है। यहाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं और ये नदियाँ अपेक्षाकृत लंबी है और मंद ढाल से प्रवाहित होती हैं, जो डेल्टा के निर्माण के लिए एक आवश्यक दशा है। पश्चिमी घाट के पश्चिम से निकलने वाली नदियाँ। पश्चिमी घाट के पश्चिम से निकलने वाली नदियों द्वारा एस्चुरी बनाए जाने के कारण निम्न हैं। एक में पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल खड़ा, तीव्र भ्रंश कगार के रूप में है, अतः यहाँ से निकलने वाली नदियाँ तीव्र ढाल के सहारे उतरती है, जिसमें मलबों की मात्रा कम होती है और ये नदियाँ सीधे समुद्र में मिल जाती हैं। दूसरा अरब सागर पश्चिमी घाट पर्वत से पूर्णतः संलग्न है, अतः नदियाँ कम लंबाई की है, जिनमें मलबों की मात्रा अधिक नहीं होती है और पश्चिमी घाट से उतरते ही अरब सागर में मिल जाती है। ऐसे में नदी की उपधाराएं विकसित नहीं हो पाती। स्पष्टतः पश्चिमी घाट एक ऐसा जल विभाजक है जो पूर्व की ओर डेल्टाई अफवाह और पश्चिम की ओर एस्चुरी अफवाह को विकसित करती है। हरित क्रांति तात्पर्य तथा उद्देश्य। भारत में हरित क्रांति का आगमन प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत में सफलता के कारण और पूर्वी भारत में असफलता होने के कारण और द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता। वर्ल्ड लेवल पर नॉर्मन बोरलॉग और इंडियन लेवल पर MS स्वामीनाथन। 1950 से 51 में खाद्यान्न उत्पादन 5.26 करोड़ टन और उत्पादकता 522 kg पर हेक्टेयर। 1961 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP। 1965 में गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP। 1966 में उच्च उत्पादकता वाले बीजों का कार्यक्रम HYBP।
राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम। संकर बीज गेहूँ आ चुका था और यह कार्यक्रम ही हरित क्रांति का आधार बना। कृषि में आधुनिक तकनीकी अवलिक विधि, चर का प्रयोग, तत्व, टूल्स, सिंचाई साधन, संकर बीज, रासायनिक उर्वरकों, ऊर्जा, मशीन, कीटनाशक मुख्य आधार। इन्हें एक साथ कृषकों को उपलब्ध कराया जाए और एक मुश्त योजना करते हैं। इसे एक मुश्त योजना कहते हैं। जहाँ HYBP सफल रहा वहाँ कृषि क्रांति आ गई। 1966 से 1976 तक 10 वर्ष में कृषि उत्पादन में 49 मिलियन टन की वृद्धि हुई। इतनी वृद्धि फिर किसी भी दशक में नहीं हुई। इस स्थिति को ही हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। 1960 का दशक हरित क्रांति का दशक है, लेकिन 1966 से 76 का दशक मुख्य है। हरित क्रांति के क्षेत्र उत्तर पश्चिम भारत में सफलता मिली। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में गंगा नगर क्षेत्र। कारण: जोत का आकार का अनुकूल होना, बाढ़ मुक्त क्षेत्र होना, सूखाग्रस्त क्षेत्र था जहां नहर सिंचाई का विकास किया गया। नदी घाटी परियोजना में नलकूप सिंचाई की सुविधा। राजनीतिक प्रतिबद्धता। सबसे पहले गेहूं का संकर बीज आया और यह प्रदेश गेहूं का ही था। कृषकों की जागरूकता। बांगर मृदा की उर्वरता। पूर्वी भारत में असफल होने का कारण: पूर्वी यूपी, बिहार। जोत का छोटा आकार, भूमि का असमान वितरण, गरीब कृषकों की अधिकता, भू सुधार कार्यक्रम का सफल नहीं होना, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र का होना, बाढ़ प्रबंधन कठिन है, कृषक जागरूकता का अभाव, राजनीतिक प्रतिबद्धता का अभाव। यह क्षेत्र चावल प्रधान क्षेत्र होना। चावल का संकर बीज 1985 में आया। 1974 से 75 में ADP की शुरुआत हुई। नदी के कमांड क्षेत्रों में हरित क्रांति की दशा उत्पन्न हुई। सिंचित 3 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र। प्रभाव: सकारात्मक प्रभाव, उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, भारत कृषि निर्यातक देश में शामिल हुआ, आत्मनिर्भर सिंचित हुआ, खाद्यान्न में उत्पादन और उत्पादकता। 1950 से 51 में 5.26 करोड़ टन और उत्पादकता 522 kg पर हेक्टेयर, और 2019 में 29.66 करोड़ टन और उत्पादकता 2250 kg पर हेक्टेयर। कमियां: नकारात्मक प्रभाव, प्रादेशिक एवं अंतर प्रादेशिक आर्थिक विषमता में वृद्धि हुई। पूंजी आधारित कृषि में गरीब कृषक पिछड़ते गए। आर्थिक विषमता में वृद्धि, असंतोष में वृद्धि, तनाव की स्थिति। गेहूं में ही मुख्यतः हरित क्रांति आई। पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हुई। मृदा की उर्वरता में कमी, मृदा की लवणीयता में वृद्धि, फसलों की गुणवत्ता में भी कमी आई, भूमिगत जल स्तर में कमी। प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय उद्योगों का स्थानीयकरण। उद्योगों का स्थानीयकरण किसी उद्योग के लिए स्थान का निर्धारण करना चयन करना ही औद्योगिक स्थानीयकरण है, और इसके लिए उद्योग के कारकों की स्थिति का ध्यान रखा जाता है। स्थान से तात्पर्य उचित स्थान से जहां उद्योग लाभकारी हो। उद्योग के वितरण की प्रवृत्ति को समझते हैं। उद्योग के केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को समझते हैं। किसी उद्योग के स्थानीयकरण को निर्धारित करने वाले कारक में कच्चा माल, पूंजी, श्रम, तकनीक, बाजार, परिवहन, प्रबंधन, आर्थिक नीति, उपभोक्ता की मनोवृत्ति तथा कार्यक्षमता, विधि व्यवस्था, बाजार प्रतिस्पर्धा जैसे विविध कारक। किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण को कई कारक प्रभावित करते हैं। यदि उद्योग से संबंधित सभी कारक मौजूद हो तब उस स्थान पर उद्योग लगाए जा सकते हैं। यह स्थिति किसी उद्योग के लिए लाभकारी होगी। यह आवश्यक नहीं कि सभी कारक किसी स्थान पर एक साथ उपलब्ध हो। ऐसे में आधारभूत कारकों की पहचान की जानी चाहिए। यदि आधारभूत कारक उपलब्ध होता है तब उसके आधार पर उद्योग की स्थापना की जाती है। अन्य कारकों को नियोजित तरीके से उपलब्ध कराया जा सकता है। विभिन्न उद्योगों के लिए विशेष कारक उत्तरदायी होते हैं। प्राथमिक उद्योगों का स्थानीयकरण। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं पर आधारित उद्योग जैसे वन आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग, मत्स्य उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, लकड़ी उद्योग, कागज उद्योग, दिया सलाई उद्योग, वन एकत्रीकरण उद्योग, लाख रेशम उद्योग, मछली पालन, मछली पकड़ना, पशु डेयरी, मांस, ऊन,
कृषि, खाद्य उद्योग, सूती वस्त्र, जूट उद्योग, चीनी उद्योग। अधिकांश प्राथमिक उद्योगों की स्थापना वहीं की जाती है जहां उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध हो। अधिकांश प्राथमिक उद्योग स्थानीय कच्चे माल और स्रोतों पर ही आधारित होते हैं। जैसे वन आधारित उद्योग के लिए आवश्यक है कि क्षेत्र में वन संसाधन उपलब्ध हो, जैसे लकड़ी उद्योग, कागज उद्योग, दिया सिलाई उद्योग, प्लाईवुड उद्योग तथा वनीय पदार्थों के एकत्रीकरण का उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में विकसित होते हैं जहां वन क्षेत्र स्थित होते हैं। विश्व में शीतोष्ण कटिबंधीय वन प्रदेशों में लकड़ी उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। मुलायम लकड़ियां कागज उद्योग और दिया सिलाई उद्योग के लिए भी अनुकूल होते हैं। कठोर लकड़ी के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एकत्रीकरण उद्योग के लिए सबसे अनुकूल मानसूनी वनों में पाई जाने वाली विविध वृक्ष एवं वनस्पतियां भी वन आधारित उद्योगों का आधार है। भारत में लाख उद्योग और रेशम उद्योग वन आधारित उद्योग हैं। पशुपालन आधारित उद्योग भी प्राथमिक उद्योग में आता है। इसके अंतर्गत डेयरी एवं डेयरी उत्पाद उद्योग, मांस उद्योग एवं ऊन उद्योग आते हैं। पशुपालन आधारित उद्योगों का विकास भी उन्हीं क्षेत्रों में हुआ है जहां पशु संसाधन की उपलब्धता है। पशुपालन के लिए शीतोष्ण जलवायु की दशाएं सर्वाधिक अनुकूल होती हैं। यहाँ उन्नत किस्म के दुग्ध एवं मांस आधारित पशु पाए जाते हैं और इसी कारण शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम घास के प्रदेशों में पशुपालन और इस पर आधारित उद्योग सर्वाधिक विकसित हैं। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पशुपालन के लिए अधिक उपयुक्त दशाएं नहीं पाई जाती। इसके बावजूद भारत में विश्व का सर्वाधिक पशुधन संसाधन है और भारत पशु आधारित उद्योगों में विश्व में अग्रणी है। भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान और मांस उत्पादन में 5वां स्थान रखता है। मत्स्य उद्योग के लिए सतही जल संसाधनों एवं जल स्रोतों का होना आवश्यक है। नदी, तालाब, झील, बांध जैसे स्रोत आंतरिक मत्स्य संसाधन और मत्स्य उद्योग के लिए अनिवार्य कारक है। इन स्रोतों से स्वच्छ जल मत्स्यन किया जाता है। इससे फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहते हैं। मत्स्यन उद्योग का दूसरा प्रमुख एवं बृहद स्रोत समुद्री जल मत्स्यन है और यहाँ अपतटीय भागों में मत्स्यन या मछली पकड़े जाते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में तटों पर स्थित लैगून, झील तथा पश्च जल बैकवाटर में खारे पानी की जल कृषि या ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर किया जाता है। समुद्री मत्स्यन के लिए शीतोष्ण कटिबंधीय सागर अधिक उपयुक्त होते हैं। सागरों में जहाँ ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती है वहाँ मत्स्यन के लिए उपयुक्त दशाएं होती है और ऐसे क्षेत्र में मत्स्य उद्योग विकसित हुआ है। भारत में आंतरिक क्षेत्रों में स्वच्छ जल के स्रोत की पर्याप्त उपलब्धता और नीली क्रांति के कारण भारत मत्स्य उद्योग में अग्रणी है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। कृषि आधारित उद्योगों की स्थानीयकरण की प्रकृति उद्योग की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना प्रायः खाद्य उत्पादक कृषि क्षेत्रों में ही की जाती है, अर्थात स्थानीय कच्चे माल के आधार पर ही उद्योग लगाए जाते हैं। सूती वस्त्र उद्योग कपास आधारित उद्योग है और कपास के आयात द्वारा भी इसे उद्योग की स्थापना की जाती है। इसी कारण सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्रायः सभी देशों में और भारत के प्रायः सभी राज्यों में स्थापित हुआ है। अतः यह सर्वाधिक विकेंद्रीकृत उद्योग है। चीनी उद्योग भी कृषि आधारित उद्योग है। इसके लिए आवश्यक कच्चा माल गन्ना है। गन्ना के आयात पर गन्ना क्षेत्र से दूर चीनी उद्योग की स्थापना नहीं की जा सकती है। इसी कारण गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में ही चीनी उद्योग की स्थापना की गई है। स्पष्टतः प्राथमिक उद्योग के स्थानीयकरण कई कारकों से निर्धारित होता है। द्वितीय उद्योग का स्थानीयकरण। द्वितीय उद्योग का स्थानीयकरण में खनिज आधारित उद्योग, विविध निर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग। द्वितीय उद्योग के अंतर्गत मुख्यतः खनिज आधारित उद्योग, विविध प्रकार के निर्माण उद्योग तथा विनिर्माण उद्योगों को शामिल करते हैं।
द्वितीय उद्योग की स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, पूंजी, तकनीक, बाजार जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। ऐसे उद्योग जिसमें बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है उसे भारी हैवी उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग। भारी मशीनरी उद्योग में भार आधारित उद्योग, विनिर्माण उद्योग पूंजी एवं तकनीकी पर आधारित होते हैं, अतः इसका विकास विकसित देशों में अधिक हुआ है। ऐसे उद्योग जिसमें अधिक मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती उसे फुटलूज उद्योग कहते हैं। यह तकनीकी एवं पूंजी प्रधान होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, घड़ी उद्योग, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप etc। फुटलूज उद्योग विकसित देशों में सर्वाधिक विकसित है क्योंकि वहाँ उच्च तकनीक और पूंजी की आवश्यकता होती है। तृतीय उद्योग का स्थानीयकरण। तृतीय उद्योग के अंतर्गत विविध प्रकार के सेवा उद्योग आता है, जैसे बैंक, बीमा, वित्तीय सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रबंधन जैसी सेवाएं आती हैं। सेवा उद्योग जनसंख्या का आकार, जनसंख्या की आवश्यकता, क्रय क्षमता तथा सरकार की नीतियों पर निर्भर करती हैं। लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण की प्रवृत्ति। कच्चा माल क्षेत्र आधारित मुख्य प्रवृत्ति, बंदरगाह आधारित नवीन प्रवृत्ति। लघु उद्योग में स्क्रैप एवं कबाड़ आधारित या स्पंज आयरन उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल लोहा है एवं कोयला है, और इन दोनों कच्चे मालों के भार की तुलना में उत्पादित लोहा इस्पात का वजन कम होता है। इसी कारण इसे वजन ह्रास उद्योग कहते हैं। यह भारी उद्योग की श्रेणी में आता है। ऐसे उद्योग के स्थानीयकरण को विविध कारकों के साथ परिवहन लागत सर्वाधिक प्रभावित करता है, और इसी कारण लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कच्चे माल के क्षेत्र में की जाती है। विश्व में अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग कच्चे माल के क्षेत्र में स्थापित है। कच्चे माल के क्षेत्र से दूर यदि लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की जाती है तब कच्चे माल का परिवहन लागत अधिक होने के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होगी और उद्योग अलाभकारी हो जाएगा। यही कारण है कि अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग लौह अयस्क के क्षेत्र में या कोयले के क्षेत्र में या दोनों के मध्य स्थापित किए गए हैं। भारत में विशाखापट्टनम एकमात्र बंदरगाह आधारित कारखाना है। शेष बड़े कारखाने कच्चा माल क्षेत्र आधारित ही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक कारखाने झील प्रदेश में हैं और यह क्षेत्र लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार रखता है। यहाँ कोयला क्षेत्र आधारित कारखाने भी हैं। चीन में मंचूरिया में सर्वाधिक कारखाने स्थित हैं और यही लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार भी है। विश्व के विभिन्न देशों में भी लोहा इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल के क्षेत्र में ही देखा जा सकता है। जापान एक ऐसा देश है जहाँ आयातित कच्चे माल पर आधारित लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। इसका कारण उच्च तकनीकी स्तर का होना है। इससे उत्पादन लागत में कमी आती है और साथ ही जापान लोहा इस्पात से उच्च मूल्य आधारित वस्तुओं का उत्पादन करता है, जिसका निर्यात मूल्य आयातित कच्चे माल की तुलना में बहुत अधिक होता है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि उच्च तकनीक आधारित स्थानीयकरण भी किया जा सकता है। नवीन प्रवृत्तियाँ। लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण की नवीन प्रवृत्तियाँ। लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण में दो प्रकार की नवीन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। एक में बंदरगाह आधारित प्रवृत्ति, दूसरा लघु उद्योग के अंतर्गत विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ। तीसरा, वर्तमान में विश्व में कई नवीन कारखानों की स्थापना बंदरगाहों पर की जा रही है। भारत में भी नवीन प्रस्तावित कई कारखाने बंदरगाहों पर स्थित है, जैसे उड़ीसा में पारादीप, मार्मागोआ, कोच्चि इस्पात और गोपालपुर etc। बंदरगाहों पर लोहा इस्पात उद्योग खोले जाने के भिन्न कारक हैं। एक में बंदरगाहों पर लोहा एवं कोयला दोनों आयात निर्यात की प्रक्रिया से स्वतः पहुंच जाता है। बंदरगाहों पर उत्पादित लोहा इस्पात को समुद्री जल परिवहन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक कम लागत में पहुंचाया जा सकता है। तीसरा, बंदरगाहों पर विविध प्रकार की आधारभूत संरचना उपलब्ध होती है और यह आंतरिक भागों से रेलवे, सड़क जैसे परिवहन साधनों से जुड़ा होता है, अतः घरेलू बाजार तक पहुँच हो जाती है।
अस्पष्टता बंदरगाह आधारित कारखाने लाभकारी स्थिति में होते हैं। इसके द्वारा लोहा इस्पात उद्योग का तटीय क्षेत्रों में स्थापना कर विकेंद्रीकरण भी किया जा सकता है। दूसरा, लोहा इस्पात उद्योग की स्थानीयकरण की नवीन प्रवृत्ति लघु उद्योग के अंतर्गत विकेंद्रीकरण की है। इसमें स्पंज आयरन उद्योग का विकास किया जा रहा है। इसमें कच्चे माल के रूप में लोहे का स्क्रैप छीलन हुआ और केबाड़ का उपयोग होता है। लोहे के स्क्रैप एवं कबाड़ को आयात कर इसके आधार पर लोहा इस्पात उद्योग का विकास कहीं भी किया जा सकता है और इसी कारण लोहा इस्पात उद्योग के विकेंद्रीकरण की व्यापक संभावना लघु उद्योगों के अंतर्गत है। भारत वर्तमान में स्पंज या आयरन उद्योग में विश्व में प्रथम है और भारत में महाराष्ट्र सबसे बड़ा उत्पादक है। यूपी, बिहार जैसे कई राज्यों में लघु उद्योगों के अंतर्गत लोहा इस्पात उद्योग का विकास किया जा सकता है। स्पष्टतः लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण में नवीन प्रवृत्तियां भी उत्पन्न हुई हैं। इसके कारण इस उद्योग में भी विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं। पेट्रोलियम उद्योग की स्थानीयकरण। पेट्रोलियम उद्योग की स्थानीयकरण प्रवृत्तियां कच्चे माल के क्षेत्र में बाजार आधारित या मांग आधारित कच्चे माल के क्षेत्र से दूर स्थित पेट्रोलियम एवं पेट्रो उत्पाद उद्योग के लिए पेट्रोलियम मुख्य कच्चा माल है और इसका उपयोग ईंधन के रूप में विभिन्न प्रकार से किया जाता है। जैसे विश्व में परिवहन साधनों का मुख्य आधार पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस से संबंधित मुख्य ईंधन ही, लेकिन विश्व के सीमित देशों एवं क्षेत्रों में ही पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार है, लेकिन इसका बाजार विश्व का प्रत्येक देश है। इसी कारण पेट्रोलियम एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग की स्थापना मुख्यतः बाजार आधारित हुई है। यही कारण है कि कच्चे माल के स्रोत क्षेत्र से दूर पेट्रोलियम उद्योग का विकास हुआ है। जैसे भारत अपनी आवश्यकता का मात्र 15% पेट्रोलियम का ही उत्पादन करता है और 85% आयात पर निर्भर है। आयात कच्चे तेल का किया जाता है और पेट्रोलियम रिफाइनरी में राष्ट्र की ज़रूरतों के अनुरूप पेट्रोलियम एवं विभिन्न प्रकार के पेट्रो उत्पाद बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम उद्योग को बाजार आधारित होने का एक प्रमुख कारण पाइपलाइन परिवहन भी है। पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों से पेट्रोलियम तेल शोधक के ग्रोह तक और पेट्रोकेमिकल्स उद्योग तक पेट्रोलियम पहुंचाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाइपलाइन परिवहन द्वारा पेट्रोलियम का कच्चे माल के स्रोत क्षेत्रों से दूर पहुंचाया जा रहा है। विश्व में पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडार और उत्पादन पश्चिमी एशियाई देशों में होता है और यही क्षेत्र पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। विश्व में पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडार और उत्पादन पश्चिमी एशियाई देशों में होता है और यही क्षेत्र पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। यहाँ से निर्यात कई विकसित देशों सहित विकासशील देशों का होता है। भारत जैसे देश में आयातित पेट्रोलियम पर ही पेट्रोलियम एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग स्थित है। सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण एवं विकेंद्रीकरण। सूती वस्त्र उद्योग विश्व और भारत का सर्वाधिक विकेंद्रीकृत उद्योग है। इसकी स्थापना कच्चे माल के क्षेत्र में और कच्चे माल के क्षेत्र से दूर बाजार में या दोनों के मध्य में कहीं भी की जा सकती है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल कपास है। कपास ऐसा कच्चा माल है जिसका भारत और इससे उत्पादित और सूती वस्त्र के वजन में कोई अंतर नहीं है। इसके अतिरिक्त कपास को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। इन्हीं कारणों से आयातित कपास पर सूती वस्त्रों की स्थापना की जा सकती है। इसी कारण विश्व में सूती वस्त्र के उद्योग की स्थापना उन देशों में भी हुई है जहां कपास की स्थानीय उपलब्धता नहीं है। भारत में भी लगभग सभी राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना होगी। कपास उत्पादन कुछ ही राज्यों में होता है। हालांकि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना और विश्व में विकेंद्रीकरण की है प्रवृत्ति, लेकिन कपास उत्पादक देशों में ही सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुई है। जैसे चीन, यूएसए, भारत कपास उत्पादन में अग्रणी है और यही सूती वस्त्र उद्योग में भी अग्रणी राष्ट्र है। इसी प्रकार भारत में सभी राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है, लेकिन सर्वाधिक संकीर्ण कपास उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में ही हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति के बावजूद कपास उत्पादक क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति भी पाई जाती है।
चीनी उद्योग, खांडसारी, मीठा या गुड़। चीनी उद्योग स्थानीयकरण की प्रवृत्ति। उत्तर भारत से दक्षिण भारत स्थानांतरित होने के कारण चीनी उद्योग एक प्रमुख कृषि आधारित उद्योग है। इसके लिए आवश्यक कच्चा माल गन्ना है, जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु का फसल है। कुछ चीनी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में चुकंदर से भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन गन्ना ही प्रमुख कच्चा माल है। गन्ना उष्ण आर्द्र जलवायु का फसल है, अतः विश्व के सीमित देशों और क्षेत्रों में ही गन्ने की कृषि की जाती है। स्पष्टतः चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल सभी जगह उपलब्ध नहीं है। चीनी उद्योग कच्चा माल क्षेत्र पर आधारित उद्योग है, अतः इसका स्थानीयकरण कच्चे माल के क्षेत्रों में ही हुआ है। चीनी उद्योग का कच्चे माल के क्षेत्र में विकसित होने का कारण गन्ना एक ऐसा कच्चा माल है जिसके वजन की तुलना में उत्पादन चीनी का वजन कम होता है। अतः गन्ना को अधिक दूरी तक परिवहन करने पर परिवहन लागत में वृद्धि हो जाती है। दूसरा, गन्ना एक ऐसा कच्चा माल है जिसका समय पर कटाई, तौलाई और पेराई आवश्यक है, अतः चीनी मिल का गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के पास होना आवश्यक है। तीसरा, गन्ना की कटाई के बाद समय पर पेराई नहीं होने पर गन्ना सूख जाता है, अतः लंबी दूरी तक गन्नों का परिवहन अलाभकारी है। कृषक द्वारा लाए गए गन्ने का चीनी मिल द्वारा यदि शीघ्र तौलाई नहीं होती तब गन्ना के सूखने से वजन कम हो जाता है, जिससे कृषक को हानि होती है। सूखे हुए गन्ने से रस एवं चीनी कम प्राप्त होता है, अतः चीनी मिल मालिक को भी नुकसान होता है। उपरोक्त कारणों से ही चीनी उद्योग का स्थानीयकरण गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में हुआ है। चूँकि विश्व में गन्ना की कृषि कुछ ही देशों में होती है, अतः चीनी उद्योग का विकास कुछ ही देशों में हुआ है, अतः वैश्विक स्तर पर केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। विश्व में भारत, ब्राज़ील, क्यूबा, चीनी, फिजी, मॉरिशस, इंडोनेशिया चीनी के प्रमुख उत्पादक हैं। कई उष्णकटिबंधीय द्वीपीय देशों में भी चीनी का उत्पादन होता है। इन देशों से ही विश्व के चीनी की मांग की आपूर्ति होती है। भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण एवं उत्तर भारत से दक्षिण भारत में स्थानांतरित होने के कारण भारत में गन्ना की कृषि पारंपरिक रूप से की जाती रही है। इस पर आधारित गुड़ एवं खांडसारी उद्योग भारत का प्राचीन उद्योग है। चीनी उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम 1840 में बिहार में बेतिया में किया गया था। इसके उपरांत छपरा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी मिल लगाए गए। यह ऐसे क्षेत्र थे जहां गन्ना की कृषि पारंपरिक रूप से किया जाता था, अतः चीनी उद्योग को स्थानीयकरण उत्तरी पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया गया। इसके उपरांत बिहार के अन्य भागों और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी चीनी उद्योग का विकास हुआ। ब्रिटिश शासनकाल में भारत के चीनी उद्योग को संरक्षण देने के कारण चीनी उद्योग का तीव्र विकास हुआ और इस समय उत्तर भारत ही चीनी उद्योग का मुख्य केंद्र था। 1960 तक देश के चीनी उत्पादन का लगभग 65% उत्पादन उत्तर प्रदेश और बिहार द्वारा होता था। यहाँ की जलोढ़ मृदा गन्ना कृषि के लिए उपयुक्त है। उत्तर भारत में जहाँ चीनी उद्योग सर्वाधिक विकसित हुआ, वहीं चीनी उद्योग क्रमशः ह्रासमान होता गया और दक्षिण भारतीय राज्यों में विकसित होता गया। अधिकांश नए चीनी मिलें प्रायद्वीपीय पठारी राज्यों में खोले गए। वर्तमान में 60% से अधिक उत्पादन दक्षिण के राज्यों में होता है। इस स्थिति को ही चीनी उद्योग का उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरण कहते हैं। उत्तर भारत में चीनी उद्योग के पिछड़ेपन के कारण यहाँ अधिकांश चीनी मिलें सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो धीरे धीरे कुप्रबंधन से ग्रसित हो गई। अधिकांश चीनी मिलें का रुग्ण होते जाना, बीमार होते जाना, इसके कारण इसकी गन्ने की खपत क्षमता और चीनी उत्पादन क्षमता कम होती गई। गन्ने की अधिक मांग कम होने से गन्ना कृषक हतोत्साहित होते गए और गन्ने की खेती में कमी आती गई। चीनी मिलों के अलाभकारी होने से किसानों को गन्ने के भुगतान संबंधी समस्या उत्पन्न हुई। किसानों द्वारा गुड़ एवं खांडसारी उद्योग में गन्ने का उपयोग बढ़ाना, इसके कारण चालू चीनी मिलों के समक्ष गन्ने की कमी की समस्या का उत्पन्न होना, गन्ने के अच्छे किस्म का अभाव जिसके कारण चीनी का आवक या प्राप्ति कम होना,
अधिकांश चीनी मिलों का गन्ने क्षेत्र से दूर स्थित होना। इसके कारण किसानों के परिवहन लागत में वृद्धि होने और मूल्य कम मिलने के कारण गन्ना कृषि के प्रति नकारात्मक वातावरण का बनना, सहकारिता का विकास नहीं हो पाने के कारण चीनी मिल मालिक और गन्ना कृषकों के मध्य सामंजस्य का अभाव होना। दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के विकसित होने के कारण यहाँ काली जलोढ़ मृदा गन्ना की कृषि के लिए उर्वरक है। ट्यूबवेल सिंचाई के विकास के कारण यहाँ अनुकूल स्थितियाँ उत्पन्न हुई। समुद्री जलवायु के प्रभाव के कारण गन्ने में रस की मात्रा अधिक पाई जाती है और चीनी का प्राप्ति अनुपात अधिक है। गन्ने के उन्नत किस्मों की खेती अधिकांश चीनी मिल का निजी क्षेत्रों में होना, अतः बेहतर प्रबंधन। चीनी मिल मालिक और गन्ना कृषकों का सहकारिता द्वारा जुड़ा होना, इसीलिए समन्वय का बना रहना। गन्ने के क्षेत्र में ही चीनी मिल खुले जाने के कारण गन्ने की कटाई के साथ शीघ्र ही तौलाई और पेराई संभव होना। चीनी मिल की लाभकारी स्थिति के कारण किसानों को भुगतान संबंधी समस्या का प्रायः नहीं होना। स्पष्टतः दक्षिण भारत की परिस्थितियाँ चीनी उद्योग के अधिक अनुकूल होती ही गई, जबकि कुछ उत्तर भारत में कई समस्याएं उत्पन्न हुई। इसी कारण चीनी उद्योग दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरित होता गया। जूट उद्योग स्थानीयकरण की प्रवृत्ति केंद्रीकरण के कारण। जूट एक रेशेदार फसल है और केंद्रीकरण का कारण जूट रेशेदार फसल केनाफ। जूट एक रेशेदार फसल है जिसके अन्य रूप केनाफ एवं मेस्टा भी हैं। इसके रेशे का उपयोग बोरा, रस्सी, जूट का कपड़ा, बैग, कालीन, अस्त्र बनाने तथा कई अन्य प्रकार के उत्पादों में होता है। यह पर्यावरणीय अनुकूल होता है और इसी कारण जूट की उत्पादित वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। लेकिन जूट की कृषि विश्व के सीमित क्षेत्रों में ही की जाती है और इन्हीं क्षेत्रों में जूट उद्योग की स्थापना हुई है। अतः जूट उद्योग में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह विश्व के सर्वाधिक केंद्रीकृत उद्योग में आता है। जूट की कृषि के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु और हल्की दलदली मिट्टी आवश्यक हैं। ऐसे क्षेत्र विश्व के सीमित क्षेत्र ही हैं। भारत, बांग्लादेश, चीन, थाईलैंड जैसे कुछ देशों में ही जूट एवं संबंधित रेशेदार पौधों की कृषि होती है। जूट से रेशा निकालने के लिए जूट की फसल की कटाई के बाद स्वच्छ जल में रखा जाता है और इसी कारण नदियों के डेल्टाई भागों में जहाँ उष्ण आर्द्र जलवायु है और वहाँ जूट की खेती की जाती है और इन्हीं क्षेत्रों में जूट उद्योग का विकास हुआ है। भारत में 2/3 से अधिक कारखाने पश्चिम बंगाल में हैं। यहाँ हुगली नदी के दोनों तटों पर जूट उद्योग का केंद्रीकरण है। यही पश्चिम बंगाल के डेल्टाई भागों में जूट की खेती की जाती है। जूट उद्योग में विकेंद्रीकरण के प्रयासों के अंतर्गत असम, त्रिपुरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के तराई प्रदेश तथा दक्षिण में महानदी एवं गोदावरी की डेल्टाई प्रदेश में जूट की कृषि के साथ जूट उद्योग का भी विकास किया गया है। अतः वर्तमान में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बनी हुई है। आपदा तथा आपदा प्रबंधन। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। एक में चरम दशा, प्रकोप एवं आपदा का तात्पर्य हजारस। आपदा का वर्गीकरण। प्राकृतिक आपदाएं, मानव जनित आपदाएं। आपदा प्रबंधन के तत्व। आपदा विश्लेषण, आपदा सुभेद्यता, वल्नरेबिलिटी, आपदा जोखिम। आपदा प्रबंधन की अवस्थाएं में पूर्व आपदा प्रबंधन, दौरान आपदा प्रबंधन और पश्चात आपदा प्रबंधन। भारत में आपदा प्रबंधन की नीति एवं कार्य योजना। वैश्विक प्रयास। वैश्विक प्रयास 1994 योकोहामा, 2004 कोबे, 2015 सेंडाई घोषणा पत्र। 7 में प्रमुख आपदाएं में भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन, एवलांच, हिमस्खलन, चक्रवात, बाढ़, नगरीय बाढ़, बादल का फटना, सूखा। कोरोना, कोविड-19, कोल्ड वेव, ओलावृष्टि, हीट वेव, वनों में आग लगना। चरम दशा, क्लाइमेक्स कंडीशन और प्रकोप, आपदा हजार्डस, डिजास्टर मैनेजमेंट। कोई भी असामान्य घटना जो प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से उत्पन्न हो और जिसका प्रभाव व्यापक क्षेत्र पर या बड़ी जनसंख्या पर होता है तो हम उसे चरम दशा कहते हैं। जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, महामारी, पारिस्थितिकी परिवर्तन।
चरम दशा, चरम घटनाएं ही प्रकोप एवं आपदा को उत्पन्न करती है। प्रकोप प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटनाएं जो मानव जीवन एवं जैविक जगत को व्यापक रूप से नुकसान पहुंचाने में सक्षम होती है, उन्हें प्रकोप कहते हैं। यह चरम दशा ही होता है। चरम दशा में प्रकोप और आपदा होता है। भूकंप, सुनामी। भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ज्वालामुखी, भूस्खलन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि प्रकोप है। आपदा ऐसे प्रकोप प्राकृतिक या मानव जनित जिसमें मानव की जान हानि एवं धन हानि की स्थिति उत्पन्न हो, जान माल का नुकसान हो, मानव अधिवासीय क्षेत्र में दुष्प्रभाव हो, तब इसे आपदा कहते हैं। मानव का बड़ा समूह यदि प्रकोप के प्रभाव में आ जाता है तब इसे आपदा कहते हैं। विनाशकारी प्रभाव वाली प्रकोप ही आपदा है। प्रत्येक प्रकोप आपदा का रूप नहीं ले पाता। प्रकोप का आपदाकारी प्रभाव प्रकोप की तीव्रता के साथ ही मानवीय प्रबंधन की क्षमता पर निर्भर करता है। आपदाएं एवं प्रभाव विनाशकारी प्रभाव लाती हैं। जान माल का नुकसान, मानव अधिवासीय क्षेत्र नष्ट हो सकते हैं, जनसंख्या में कमी आ जाती है, अधिक विकास बाधित होता है, सरकार पर आर्थिक बोझ में वृद्धि, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, आधारभूत संरचना का नष्ट होना, पारिस्थितिकी समस्याएं। आपदा का वर्गीकरण। प्राकृतिक आपदाएं में एक में भूगर्भिक कारणों से उत्पन्न भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी। दूसरा जलवायविक कारणों से उत्पन्न जैसे चक्रवात, बाढ़, नगरीय बाढ़, बादल का फटना, भूस्खलन, ओलावृष्टि, कोल्ड वेव, हीट वेव, ड्राउट मतलब सूखा, बिजली गिरना। तीसरा खगोलीय कारक, ब्रह्मांडीय कारक, उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराना। और मानव जनित आपदा में मानव जनित कारणों से वनाग्नि, परमाणु बम का हमला, युद्ध, नाभिकीय रिसाव, रसायनों का रिसाव, महामारी, प्राकृतिक मानवीय कारक, कोविड और जैविक हथियार। आपदा प्रबंधन के तत्व। आपदा विश्लेषण, आपदा सुविधता, आपदा जोखिम निर्धारण। आपदा प्रबंधन के तत्व। आपदा प्रबंधन से तात्पर्य आपदाओं के प्रति ऐसी व्यवस्था को विकसित करने से है जिसमें आपदाओं के विनाशकारी प्रभाव पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित करते हुए मानव हानि को न्यूनतम करना और मानव बस्तियों पर विनाशात्मक प्रभाव को कम करना। आपदाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हुए आपदाओं के प्रकृति के अनुरूप आपदाओं के प्रभाव का अल्पीकरण और निवारण किया जाता है। प्रबंधन एक ऐसी दशा है जो किसी भी समस्या के समाधान की ओर ले जाता है। विभिन्न प्रकार की आपदाओं का स्वरूप एवं प्रकृति अलग अलग होती है और आपदाओं के प्रभाव क्षेत्र भी अलग अलग होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों का आपदाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के अलग अलग होती हैं। इसी अनुरूप में विभिन्न आपदाओं का विश्लेषण तथा इसके प्रभाव का आकलन किया जाना आवश्यक है ताकि आपदा प्रबंधन किया जा सकता है। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात जैसी आपदाओं को मानव रोक नहीं सकता। यह प्राकृतिक प्रकोप के रूप में उत्पन्न होने वाली दुर्घटनाएं हैं जो चरम दशा की स्थिति है। यह आपदाएं मानव नियंत्रण से भिन्न प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है, लेकिन मानव प्रबंधन के विभिन्न उपायों द्वारा इन प्राकृतिक प्रकोपों के आपदाकारी प्रभाव को कम कर सकता है। अतिवृष्टि या अनावृष्टि। अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि, वर्षा कम होना भी प्राकृतिक प्रकोप है और यह प्राकृतिक रूप से घटित होते हैं, लेकिन अतिवृष्टि के प्रभाव से बाढ़ का आना और अनावृष्टि से सूखे के उत्पन्न होने की समस्या को मानव अनुकूल प्रबंधन द्वारा रोक सकते हैं। और इसी प्रकार मानव जनित आपदाएं मानवीय प्रयासों से रोके या कम किए जा सकते हैं। विभिन्न आपदाओं के प्रभावों के अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि विभिन्न प्रकार की आपदाएं मानवीय कारणों से और प्रबंधन के अभाव में अधिक विनाशकारी हो जाती है और इन्हीं संदर्भ में आपदा प्रबंधन आवश्यक है। इसके लिए निम्न तत्व को समझा जाना अनिवार्य है। आपदा प्रबंधन के निम्न तत्व हैं। एक में आपदा विश्लेषण, दूसरा आपदा सुविधता, तीसरा आपदा जोखिम। में एक आपदा विश्लेषण। आपदाएं प्राकृतिक एवं मानव जनित होती है। प्राकृतिक आपदाओं में भी कई प्रकृति की आपदाएं होती है, ठीक इसी प्रकार मानव जनित आपदाएं भी कई प्रकार की होती है। विभिन्न आपदाओं के क्षेत्र भी विशिष्ट होते हैं। ऐसे में किसी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के लिए आपदा विश्लेषण आवश्यक है। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली विभिन्न आपदाओं को सूचीबद्ध करना प्रारंभिक कार्य है।
इसके उपरांत क्षेत्र विशेष में उत्पन्न होने वाली विभिन्न आपदाओं की प्रकृति को समझना, आपदाओं के आने के समय को जानना, एक प्रकार की आपदा के मध्य अंतराल को समझना तथा आपदाओं की तीव्रता को समझना आवश्यक होता है। विभिन्न आपदाओं के अतीत/पूर्व काल में उत्पन्न होने और उसकी तीव्रता के आकलन और विश्लेषण के साथ भविष्य में उत्पन्न होने की संभावना पर विचार करना भी आपदा विश्लेषण का क्षेत्र है। आपदाओं के ऐतिहासिक समय के निर्धारण से भविष्य में इसके उत्पन्न होने और मानव अधिवास पर आपदाकारी प्रभाव को समझने में मदद मिलती है। इससे वर्तमान एवं भविष्य में उत्पन्न होने वाली आपदाओं को पूर्व निर्धारण कर प्रबंधन का कार्य किया जा सकता है। स्पष्टतः आपदा विश्लेषण में किसी क्षेत्र में उत्पन्न आपदाओं की प्रकृति, आवृत्ति, तीव्रता की जानकारी प्राप्त होगी और यह आपदा प्रबंधन के लिए प्रमुख आधार है। दूसरा, आपदा सुभेद्यता किसी क्षेत्र या मानव अधिवासीय क्षेत्र का आपदाओं के प्रति दुर्बलता एवं संवेदनशीलता के स्तर को बताता है। कोई क्षेत्र किसी आपदा के प्रति कितना प्रतिरोधक क्षमता रखता है, इससे आपदाओं के विनाशकारी प्रभाव निर्धारित होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न आपदाओं के प्रभाव की क्षमता को आपदा सुभेद्यता कहते हैं। आपदाओं के प्रति अधिक सुभेद्य प्रदेश में विनाशकारी प्रभाव अधिक उत्पन्न होते हैं। अतः आपदा प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि क्षेत्र की विभिन्न आपदाओं के प्रति दुर्बलता या सुभेद्यता का निर्धारण हो। इसी अनुरूप क्षेत्र विशेष में आपदा प्रबंधन की नीतियाँ बनाई जाती है। विभिन्न आपदाओं के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन पर विशेष बल दिए जाने की आवश्यकता है। जैसे हिमालय क्षेत्र में भूकंप, भूस्खलन और बादल के फटने की घटना जैसी आपदा के प्रति अधिक संवेदनशील है। भारत का पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय क्षेत्र चक्रवात एवं समुद्री तूफानों के प्रति अधिक संवेदनशील है। इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में आपदा सुभेद्यता का निर्धारण आपदा प्रबंधन के लिए अनिवार्य है। तीसरा, आपदा जोखिम का निर्धारण आपदा प्रबंधन के लिए अनिवार्य कार्य है। जोखिम निर्धारण आपदा प्रबंधन का मुख्य तत्व है। इसके अंतर्गत किसी भी आपदा से संभावित क्षति का निर्धारण किया जाता है। आपदाओं की प्रकृति के अध्ययन, आपदा विश्लेषण तथा आपदा सुभेद्यता की समझ के आधार पर किसी भी आपदा से संभावित विनाशकारी प्रभाव का पूर्व आकलन करना आपदा जोखिम निर्धारण है। विभिन्न क्षेत्रों में एक ही प्रकार के आपदा का प्रभाव अलग अलग हो सकता है। ठीक इसी प्रकार एक ही क्षेत्र में अलग अलग आपदाओं का विनाशकारी प्रभाव अलग अलग हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक ही आपदा की तीव्रता में अंतर होने पर आपदा जोखिम भी अलग अलग होता है। जैसे कमजोर एवं तीव्र चक्रवातों के प्रभाव में अंतर होता है। इसी कारण आपदा जोखिम का निर्धारण आपदा प्रबंधन के लिए अनिवार्य है। जोखिम के स्तर के अनुरूप आपदा प्रबंधन की नीति अपनाई जाती है। प्रकोप एवं आपदा को स्पष्ट करते हुए इसमें मूलभूत अंतर और अंतर संबंधों को बताएं। साथ ही यह स्पष्ट करें कि जोखिम का आपदा में परिवर्तन मानव जनित कारणों से भी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, आपदा विश्लेषण एवं आपदा सुभेद्यता से क्या समझते हैं और यह किस प्रकार आपदा प्रबंधन के लिए अनिवार्य तत्व है, समझाएं। क्वेश्चन नंबर 3, आपदा जोखिम का निर्धारण आपदा प्रबंधन के लिए किस प्रकार अनिवार्य है, स्पष्ट करें। आपदा प्रबंधन की नीति तथा अवस्थाएं। आपदा प्रबंधन को लेकर गंभीरता 21वीं सदी के प्रारंभ से ही आई। 20वीं सदी के अंत तक आपदाओं का प्रबंधन आपदा उत्पन्न होने के उपरांत राहत और बचाव कार्य पर आधारित था। ऐसे में आपदाओं के प्रति पूर्व प्रबंधन तथा प्रतिरोधक क्षमता का विकास पर विशेष बल नहीं था। इसी कारण आपदाओं की तीव्रता एवं प्रभाव में विशेष कमी नहीं हो पाती थी। विभिन्न देशों की जीडीपी का एक बड़ा भाग राहत, बचाव, पुनर्वास जैसे कार्यों में खर्च होता था। भारत में भी जीडीपी का लगभग 2.5% आपदाओं से निपटने तथा राहत एवं बचाव कार्य में खर्च होता है। जापान आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील देश है, जहां राहत और बचाव कार्य में राष्ट्रीय संपदा खर्च हो जा रहा है। जापान के प्रयासों से 1994 में आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन योकोहामा में किया गया। इसके उपरांत 2004 में जापान कोबे में, 2015 में जापान सेंडई में आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। इन प्रयासों में आपदा प्रबंधन की नीति में महत्वपूर्ण बदलाव आया और यह माना गया कि यदि आपदाओं की प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया जाए तब आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इससे राहत एवं बचाव कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं रह जाएगा। आपदा प्रबंधन की नीति के अंतर्गत त्रिस्तरीय प्रबंधन पर बल दिया जाता है। आपदा प्रबंधन की अवस्थाएं। आपदा प्रबंधन की अवस्थाएं में आपदा पूर्व प्रबंधन,
आपदा दौरान प्रबंधन, आपदा पश्चात प्रबंधन। आपदा पूर्व प्रबंधन में आपदा प्रतिरोधक क्षमता का विकास, आधारभूत संरचना का विकास, आपदा सूचना तंत्र, आपदा जागरूकता तथा व्यवहार का शिक्षण। मॉक ड्रिल। आपदा दौरान प्रबंधन की तैयारी, आपदा विश्लेषण, सुभेद्यता जोखिम निर्धारण, आपदा चेतावनी प्रणाली, डिजास्टर वार्निंग सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र। आपदा दौरान प्रबंधन में राहत एवं बचाव कार्य, त्वरित एक्शन, दवा, भोजन, रहने की व्यवस्था, सुरक्षित निकलना, सूचना तंत्र का उपयोग, स्वास्थ्य सुविधाएं, एम्बुलेंस। आपदा पश्चात प्रबंधन में लोगों का पुनर्वास, क्षेत्र का पुनर्निर्माण, आर्थिक सहयोग और सहायता, रोजगार सृजन। आपदा प्रबंधन के वैश्विक प्रयास तथा सम्मेलन। वैश्विक स्तर पर आपदाओं के प्रबंधन के लिए और आपदाओं से निपटने के लिए प्रयास जापान की पहल के साथ प्रारंभ हुआ। जापान विश्व में आपदाओं के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र में आता है और यह भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात जैसे आपदाओं से प्रभावित देश है। वर्तमान में विश्व के प्रायः सभी क्षेत्रों में कोई न कोई आपदाएं आती रहती है। विकसित एवं विकासशील दोनों वर्ग के देश आपदाओं से प्रभावित हैं। उष्णकटिबंधीय देशों में उष्ण चक्रवातीय आपदा, हीट वेव तथा शीतकटिबंधीय देशों में कोल्ड वेव के रूप में आपदा आती है। विश्व का वृहद क्षेत्र अतिवृष्टि और बाढ़ की समस्या से ग्रसित है। विकसित एवं विकासशील दोनों देशों में नगरीय बाढ़ की समस्या में निरंतर वृद्धि हुई है। विश्व का वृहद क्षेत्र भूकंप एवं सुनामी से प्रभावित है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमाच्छादित पर्वतीय प्रदेशों में हिमस्खलन या एवेलेंच की घटना घटित होती हैं। यूएसए, जापान जैसे विकसित देशों में भी चक्रवातीय तूफानों का विनाशकारी प्रभाव देखा जाता है। पर्यावरणीय संबंधी आपदाएं वैश्विक समस्या के रूप में उत्पन्न हुई। सन 2019 के बाद कोरोना महामारी वैश्विक आपदा के रूप में उत्पन्न हुई और वर्तमान में भी इसका विनाशकारी प्रभाव वैश्विक स्तर पर उत्पन्न हो रही है। ऐसे में यह आवश्यक है कि आपदा प्रबंधन में वैश्विक सहयोग विकसित किया जाए और ऐसा किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत समय समय पर किया गया। सर्वप्रथम 1994 में जापान की योकोहामा में संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें इस बात पर बल दिया गया कि आपदा प्रबंधन आपदाओं के विनाशकारी प्रभाव पर नियंत्रण के लिए अनिवार्य है। इसमें आपदाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने पर विशेष बल दिया गया है। यह माना गया कि आपदा प्रतिरोधी आधारभूत संरचना का विकास आवश्यक है, अर्थात आपदा पूर्व प्रबंधन द्वारा आपदाओं के प्रभावों को कम किया जा सकता है, जिससे राहत और बचाव कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं रह जाता है। हालांकि योकोहामा सम्मेलन आपदा प्रबंधन के नए नजरिए पर आधारित था, इसके बावजूद इस दिशा में कोई विशेष प्रयास नहीं हुआ। भारत में भी आपदा प्रबंधन के लिए कोई वैधानिक एवं रणनीतिक उपाय नहीं किए गए। सन 2004 में हिंद महासागर में इंडोनेशिया के सुमात्रा तट के पास उत्पन्न भूकंप के कारण तीव्र सुनामी की उत्पत्ति हुई। इसमें 5 लाख से अधिक लोग मारे गए और इसका प्रभाव इंडोनेशिया से लेकर भारत, श्रीलंका और अफ्रीकी देशों तक रहा। भारत में 1100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और इस समय तक भारत में सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास नहीं हुआ था। हिंद महासागर में सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली किसी भी देश के पास नहीं था। यदि यह व्यवस्था होती तब सुनामी के द्वारा बड़ी संख्या में मृत्यु को टाला जा सकता है। इन्हीं परिस्थितियों में जापान में कोबे सम्मेलन आयोजित हुआ और यह आपदा प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र का दूसरा वैश्विक सम्मेलन था। इसमें आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली के विकास पर बल दिया गया था और साथ ही आपदाओं के प्रबंधन के लिए वैश्विक आपदा सूचना तंत्र की विकसित करने, वैश्विक सहभागिता को अधिक उत्तरदायी बनाने और आपदा प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने पर विशेष बल दिया गया है। इन्हीं परिस्थितियों में 2005 में भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का गठन किया गया। 2015 में संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 2015 से 2030 तक के लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसमें आपदाओं से होने वाले मानव क्षति को न्यूनतम करने का लक्ष्य रखा गया। 2030 तक विश्व को सतत विकास के लक्ष्य भी प्राप्त करना है। इसके लिए सभी देशों को आपदा प्रबंधन के लिए वैधानिक संस्थाओं की स्थापना का निर्देश दिया गया। वैश्विक आपदा सूचना तंत्र का विकास, आपदाओं के प्रबंधन के अनुभवों को साझा करना, आपदा प्रबंधन के तकनीक
एवं विधियों को तथा पूर्व आपदा चेतावनी प्रणाली के विकास के साथ ही इससे आपदाओं से प्रभावित देशों को लाभ पहुंचाना जैसे कई कार्य किए गए। कोरोना महामारी के काल में भी वैक्सीन उत्पादन से उपलब्धता तक वैश्विक सहयोग देखा जा रहा है। इससे इस महामारी के विनाशकारी प्रभाव को कम करने का प्रयास किया गया। यदि इसमें वैश्विक सहभागिता नहीं होती तब यह महामारी और भी अधिक विनाशकारी हो जाता। अतः आपदाओं के पूर्व प्रबंधन से लेकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और लोगों के पुनर्वास तक आपदा वैश्विक सहयोग आवश्यक है। भारत में आपदा प्रबंधन की नीति तथा कार्य योजना 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का गठन किया गया और यह आपदा प्रबंधन का शीर्ष संस्था है। इसके अंतर्गत बहुस्तरीय प्रबंधन की नीति अपनाई गई। भारत में आपदा प्रबंधन की संरचना तथा बहुस्तरीय प्रबंधन। एक में राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधन, इसके लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का गठन। दूसरा राजकीय स्तर का प्रबंधन, इसके लिए राजकीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) का गठन। जिला स्तर पर प्रबंधन, इसके लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का गठन। चौथा स्थानीय स्तर पर प्रबंधन, स्थानीय आपदा प्रबंधन समिति। राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधन। एक में NDMA शीर्ष संस्था है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। NDMA राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। राष्ट्रीय अवसंरचना के विकास के लिए कार्य करता है। कई प्रमुख मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री सदस्य होते हैं। दूसरा, NDMA के कार्यों के निष्पादन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। NDMC नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी। केंद्रीय सचिव NDMC के प्रधान होते हैं। विभिन्न मंत्रालय के मुख्य सचिव सदस्य होते हैं। तीसरा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF का गठन किया गया है। यह राहत एवं बचाव कार्य में प्रत्यक्ष भूमिका है, त्वरित कार्रवाई कर सकने में सक्षम। राष्ट्रीय स्तर पर NDMA, NDMC और NDRF। राज्य स्तर पर प्रबंधन कार्य। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA का गठन मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं। प्रमुख मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री सदस्य SDMA, NDMA के साथ सामंजस्य बनाते हुए कार्य उपयोगी। दूसरा, राज्य आपदा प्रबंधन समिति SDMC का गठन। राज्य के मुख्य सचिव प्रधान होते हैं और संबंधित मंत्रालयों के मुख्य सचिव सदस्य होते हैं। तीसरा, राज्य आपदा शमन बल SDRF का गठन, त्वरित कार्रवाई में सक्षम टीम। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का गठन तथा जिला आपदा प्रबंधन समिति DDMC एवं जिला आपदा मोचन बल का गठन DDRF। जिलाधिकारी अध्यक्ष निर्वाचित स्थानीय निकाय के प्रधान उपाध्यक्ष होते हैं। जिलाधिकारी SDRF, NDRF के साथ DDRF मिलकर प्रबंधन करता है। स्थानीय स्तर पर प्रबंधन, मोचन अनुसंधान करना। स्थानीय स्तर पर प्रबंधन। स्थानीय समितियों का गठन किया जा सकता है। इसमें स्थानीय निकाय को उत्तरदायित्व दिया जा सकता है, जैसे पंचायत समिति, ग्राम सभा। भूकंप एक आपदा के रूप में तथा प्रबंधन। भूकंप एवं आपदा। भूकंप के प्रति संवेदनशील क्षेत्र। भूकंप आपदा के प्राकृतिक एवं मानव जनित कारक। भूकंप आपदा प्रबंधन के उपाय। भूकंप मुख्यतः प्राकृतिक प्रकोप है जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है और इसका मुख्य संबंध पृथ्वी की भूगर्भीय क्रियाओं के कारण भूपटल में अव्यवस्था से है। हालांकि कुछ मानव जनित कारण और बाह्य प्राकृतिक कारण भी भूकंप के लिए उत्तरदायी होते हैं। भूकंप की उत्पत्ति भूपटल में अव्यवस्था के कारण उत्पन्न कंपन के रूप में होती है। अतः यह एक प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति है। जब ये घटना मानव बसाव के क्षेत्र में घटित होती है तब जान माल की हानि के रूप में आपदाकारी प्रभाव उत्पन्न करती है और विश्व में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप से प्रभावित क्षेत्र सर्वाधिक है और इसके कारण बड़ी संख्या में मानव क्षति और मानव अधिवासीय क्षेत्रों का विनाश होता रहा है। भारत में लगभग 54% क्षेत्र भूकंप से प्रभावित है और यहाँ कई तीव्र भूकंप के कारण आपदाकारी प्रभाव उत्पन्न होता रहा है। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक प्रकोप है जिसकी उत्पत्ति का पूर्वानुमान और इससे संबंधित पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास संभव नहीं हुआ और ऐसे में भूकंप आपदा आकस्मिक दुर्घटना के रूप में उत्पन्न होती है और कुछ सेकेंड में इसके विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे में राहत एवं बचाव कार्य भी गंभीर चुनौती बन जाती है। भूकंप के कारण
मानव निर्मित संरचनाएं अधिवास गिर जाने से मलबा में दबकर लोगों की मृत्यु होती है। इसी कारण कमजोर आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तथा कमजोर अधिवासीय क्षेत्र में भूकंप आपदा के विनाशकारी प्रभाव सबसे अधिक होते हैं। यही कारण है कि कम विकसित एवं विकासशील देशों में विकसित देशों की तुलना में भूकंप का आपदाकारी प्रभाव अधिक होता है। भूकंप के प्रति संवेदनशील क्षेत्र। भूकंप के प्रति संवेदनशील क्षेत्र। आपदाओं के प्रति संवेदनशील क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जहां आपदाओं के आने और प्रभावी होने की संभावना बनी रहती है और जो आपदाओं से प्रभावित होता रहा है। ऐसे क्षेत्र में आपदाएं उत्पन्न होती रहती है और यह आपदाओं के लिए दुर्बल या कमजोर क्षेत्र होता है। विश्व का एक बृहद भाग भूकंप के प्रति संवेदनशील है और इनमें निम्न क्षेत्र प्रमुख है। एक में प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र, दूसरा भूमध्य सागरीय एवं हिमालय क्षेत्र जिसका विस्तार इंडोनेशिया तक है, तीसरा मध्य अटलांटिक कटक का क्षेत्र, चौथा भ्रंशन एवं ज्वालामुखी सक्रियता से प्रभावित क्षेत्र। प्रशांत महासागर के तटीय प्रदेश में भूकंप संबंधी आपदाएं आती रहती है और यहाँ मध्य अमेरिका, पेरू, जापान, फिलीपींस, बोर्नियो, सुलेवेसी, पापुआ न्यू गिनी भूकंप आपदा से प्रभावित क्षेत्र हैं। सागरीय तटीय भूकंप क्षेत्र सुनामी आपदा के प्रति भी संवेदनशील है। यहाँ जापान में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भूकंप आपदा एक सामान्य घटना है और यह इटली, सिसिली द्वीप, टर्की, ग्रीस में आपदाकारी प्रभाव उत्पन्न होते रहे हैं। पूर्व की ओर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत का हिमालय क्षेत्र तथा चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार भूकंप के प्रति संवेदनशील है। इंडोनेशिया भी इसी क्षेत्र से संबंधित संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ हिमालय क्षेत्र एवं संबंधी क्षेत्रों में कई विनाशकारी भूकंप आते रहे हैं। भारत का भूकंप प्रभावित मुख्य क्षेत्र हिमालय एवं संलग्न क्षेत्र है। अटलांटिक महासागर के एक कटक के क्षेत्र में भी भूकंप आते हैं, लेकिन यहाँ मानव आबादी कम है। भूकंप के प्रति संवेदनशील क्षेत्र जहाँ मानव अधिवास अधिक है वहाँ भूकंप के आपदाकारी प्रभाव अधिक होता है। जनसंख्या विस्फोट, तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव ऐसे क्षेत्रों में भी निवास करता गया जो प्राकृतिक प्रकोप से प्रभावित है, लेकिन मानव बसाव की प्रक्रिया में क्षेत्र की संवेदनशील को ध्यान में नहीं रखे जाने के कारण ऐसे क्षेत्र में आपदाकारी प्रभाव तीव्र हो जाते हैं। क्षेत्र विशेष की पारिस्थितिकी और प्राकृतिक प्रकोपों के प्रति अवरोधक क्षमता को ध्यान में नहीं रखे जाने और इसे कमजोर करने की प्रक्रिया ने आपदाकारी प्रभाव में वृद्धि की है। तीसरा, भूकंप आपदा के प्राकृतिक एवं मानव जनित कारक। भूकंप एवं प्रमुख प्राकृतिक आपदा है जिसके लिए कई प्राकृतिक कारक और कुछ मानवीय कारक उत्तरदायी होते हैं। प्राकृतिक कारण भू संचलन, प्लेट विवर्तनिकी, ज्वालामुखी भ्रंशन, समस्थिति समायोजना, भूस्खलन, हिमस्खलन, उल्कापिंडों का टकराना। इन प्राकृतिक कारणों में मुख्यतः भूगर्भीय कारण ही भूकंप प्राकृतिक आपदा के लिए उत्तरदायी रही है और ऐसी भूगर्भीय कारकों की पूर्व आकलन वर्तमान में अब तक संभव नहीं हुआ है। कुछ मानव जनित कारक भी भूकंप के लिए उत्तरदायी है, जैसे बड़े बड़े बांध का निर्माण के कारण भूपटलीय अव्यवस्था का होना, परमाणु विस्फोट, डायनामाइट का विस्फोट। वास्तविक अर्थ में भूकंप आपदा की उत्पत्ति में मानव की भूमिका गौण है, लेकिन भूकंप के आपदाकारी प्रभाव में वृद्धि के लिए मानव बहुत हद तक उत्तरदायी है। मानवीय कारणों से भूकंप द्वारा जान माल का नुकसान बढ़ जाता है और इसके निम्न कारण हैं। भूकंप के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में मानव का बसाव अधिक है तथा अधिक जन घनत्व का होना, मकान घर का कमजोर होना तथा भूकंप रोधी तकनीक पर नहीं होना, प्राचीन इमारतों का अधिकता
खुले क्षेत्र का अभाव, आधारभूत संरचना का कमजोर होना, जागरूकता का अभाव तथा आपदा व्यवहार की समझ नहीं होना। अस्पष्ट भूकंप के आपदाकारी प्रभाव में वृद्धि भूकंप प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन की कमी से भी संबंधित है। चूँकि भूकंप से होने वाली मृत्यु पृथ्वी के भूपटल के कंपन से नहीं होती, बल्कि इस कंपन के कारण मानव निर्मित संरचनाओं के गिरने से, लोगों के मलबों में दबने से होती है। अतः भूकंप प्रबंधन इन्हीं आधारों पर किया जाना चाहिए। यहाँ भी भूकंप आपदा पूर्व प्रबंधन आधारित होता है। अति संवेदनशील क्षेत्र में जनसंख्या प्रबंधन, निर्माण कार्य का नियमन होना, भूकंप रोधी तकनीक पर निर्माण कार्य, भूकंप आपदा व्यवहार का शिक्षण, प्रशिक्षण, जागरूकता, मलबों की हटाने की मशीनरी पूरी होनी चाहिए। आपदा दौरान की पूर्व तैयारी, भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास का कार्य, आपदा सूचना तंत्र, भूकंप आपदा दौरान एवं पश्चात उपरांत प्रबंधन पर राहत एवं बचाव कार्य, त्वरित शीघ्र सुरक्षा, स्वास्थ्य, दवा, अस्पताल, भोजन, रहने की व्यवस्था, क्षेत्र का पुनर्निर्माण, लोगों का पुनर्वास। सुनामी आपदा तथा प्रबंधन। सुनामी है क्या और सुनामी का कारण तथा संवेदनशील क्षेत्र। सुनामी एक आपदा के रूप में प्रभाव। सुनामी आपदा के लिए मानव जनित कारण। सुनामी आपदा प्रबंधन। सुनामी एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो तीव्र ऊंची सागरीय लहरों के रूप में उत्पन्न होती है, जिसके कारण द्वीपीय एवं तटीय प्रदेशों में अत्यंत विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न होते हैं। सुनामी सागरों में उत्पन्न ऊंची लहरों होती है, जिसकी उत्पत्ति अंतः सागरीय भूकंप तथा सागर नीतल में व्यापक अव्यवस्था से होती है। सागरों में भूकंप सागर नीतल में उत्थान, धसान, भ्रंशन, ज्वालामुखी जैसी क्रियाओं और प्लेट संचलन के कारण अव्यवस्था होने से सागरीय जल में हलचल उत्पन्न होती है, जिसके कारण सागरों में लहरों की उत्पत्ति होती है। इन लहरों की ऊंचाई 3 से 4 फीट से लेकर सैकड़ों फीट तक होती है। इन लहरों की गति उत्पत्ति क्षेत्र से दूरी के साथ कम होती जाती है, लेकिन लहरों की ऊंचाई में दूरी के साथ वृद्धि हो जाती है। इसका कारण दूरी के साथ लहरों के दबाव में क्रमिक वृद्धि होना। असामान्य परिस्थितियों में तब सुनामी लहरों की ऊंचाई और गति अधिक होती है, तब इसका अत्यंत विनाशकारी प्रभाव द्वीपीय एवं समुद्र तटीय प्रदेशों में होता है और यह आपदा के रूप ले लेती है। सुनामी भूकंप प्रभावित समुद्री क्षेत्रों में घटित होने वाली प्राकृतिक आपदा है। ऐसे क्षेत्रों में प्रशांत महासागरीय तटीय प्रदेश, इंडोनेशिया से संलग्न हिंद महासागरीय प्रदेश और अटलांटिक महासागर में कटक के भूकंप प्रभावित क्षेत्र तथा कैरेबियन सागर है। सुनामी से संबंधित संवेदनशील क्षेत्र। ये सब सुनामी से संबंधित। सुनामी की उत्पत्ति भूस्खलन, हिमस्खलन जैसे कारणों से भी जल में दबाव उत्पन्न होने से होती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका में हिम शिलाखंडों के टूटने, जल में दबाव का स्थिति बनने से विनाशकारी सुनामी की उत्पत्ति की संभावना व्यक्त की गई है। हाल के वर्षों में कई सुनामी घटनाएं घटित हुई। 2004 में इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण उत्पन्न सुनामी का प्रभाव इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, कई अफ्रीकी देशों तक हुआ। इसमें लगभग 5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। यह मानव इतिहास का सबसे भयावह सुनामी था और इसमें भारत के 11,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। सर्वाधिक प्रभाव तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हुआ। सन 2011 में जापान में विनाशकारी सुनामी की उत्पत्ति हुई और जान माल का नुकसान हुआ और इस समय जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में सुनामी के प्रभाव में विस्फोट और रिसाव की समस्या उत्पन्न हुई। इसके साथ ही तटवर्ती प्रदेशों में स्थित परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा को लेकर वैश्विक चिंता उत्पन्न हुई है। 2019 में प्रशांत महासागर के सुलेवेसी द्वीप के पास उत्पन्न भूकंप से सुनामी की उत्पत्ति हुई। इसके कारण 100 से अधिक लोगों की जानें गई। सुनामी आपदा का प्रभाव, मानव आवासीय क्षेत्रों का विनाश, संबंधित क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या तथा दीर्घकाल अवधि अधिक समय तक जल जमाव, मानव की मृत्यु, आधारभूत संरचना का नष्ट होना, राष्ट्रीय संपदा का क्षय, आर्थिक क्रियाओं का नष्ट होना, मृदा में खारापन, मानव विस्थापन तथा पलायन, मानव विहीनता, स्वास्थ्य समस्याएं, जैव विविधता का विनाश और पर्यावरणीय अवनयन या पर्यावरणीय क्षरण, मनोवैज्ञानिक समस्या, पर्यटन क्षेत्र का नष्ट होना। सुनामी आपदा के लिए मानव जनित कारक। सुनामी प्राकृतिक प्रकोप के रूप में उत्पन्न होती है, जिसके कारण प्राकृतिक ही हैं, लेकिन किसी भी प्राकृतिक प्रकोप का आपदाकारी प्रभाव मानव जनित कारणों से भी संबंधित होता है। सुनामी आपदा के विनाशकारी प्रभाव के लिए मानव भी उत्तरदायी है। सुनामी के प्रति अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में भी मानव का सघन बसाव, तटीय क्षेत्रों में वन विनाश, विशेषकर मैंग्रोव क्षेत्रों का विनाश, तटीय वन सुनामी लहरों के प्रभाव को कम करती है।
सुरक्षा अवरोध, मैंग्रोव वन, सुनामी, सागर तट से तटीय वेटलैंड का मानव द्वारा अतिक्रमण, दलदलीय भूमि, पीट मिट्टी का क्षेत्र, लैगून, बैंक वाटर क्षेत्र और संवेदनशील क्षेत्र में पर्यटन विकास, प्रवाल संरचना के क्षेत्रों का विनाश, अस्पष्ट सुनामी की आपदाकारी प्रभाव में वृद्धि के लिए मानव भी उत्तरदायी है। सुनामी आपदा प्रबंधन, पूर्व प्रबंधन, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले जनसंख्या को जागरूक करना तथा आपदा व्यवहार का शिक्षण, जो भी प्राकृतिक सुरक्षा कवच को बनाए रखना और यदि नष्ट किया गया है तो तब क्षतिपूर्ति करना, तटीय वानिकी, मैंग्रोव रोपण, आर्द्र भूमि संरक्षण, प्रवाल संरचना का संरक्षण, सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली को लगाया जाना है। जैसे प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली 1948 हवाई द्वीप के होनोलुलु में सर्वप्रथम लगाया गया था। सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली दाब सेंसर तकनीक पर आधारित होते हैं और इस समुद्र में लगाया जाता है, जो जल के दबाव की सूचना रिसीविंग केंद्र को देती रहती है। 2004 के सुनामी के बाद भारत ने भी सुनामी चेतावनी प्रणाली लगा दिया है और इसका केंद्र हैदराबाद है। हिंद महासागर में तटीय देशों के साथ मिलकर हिंद महासागर सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली के विकास की कोशिश भारत कर रहा है। आपदा सूचना तंत्र का विकास तथा उपयोग, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तथा जीआईएस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आईटी का प्रयोग, आपदा दौरान की तैयारी, आपदा दौरान तथा उपरांत राहत एवं बचाव कार्य, सुरक्षित रेस्क्यू निकालना, क्षेत्र का पुनर्निर्माण, पुनर्वास, आर्थिक व्यवस्था करना, स्वास्थ्य, भोजन, आवास। क्वेश्चन, भूकंप आपदा जितना प्रकृति जनित है उतना ही मानव जनित, इस कथन का परीक्षण करें तथा उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन, भूकंप आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण पक्ष पूर्व चेतावनी प्रणाली न होकर आधारभूत संरचना से जुड़ी हुई है, कैसे समझा। क्वेश्चन, किसी भूकंप के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में एक जिलाधिकारी के रूप में भूकंप आपदा प्रबंधन के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे, बताएं। क्वेश्चन, एक आपदा के रूप में सुनामी के प्रभाव को बताते हुए सुनामी प्रबंधन के लिए प्रमुख सुझाव दें। अगला क्वेश्चन, सुनामी के आपदाकारी प्रभाव के लिए मानव किस हद तक उत्तरदायी है, बताएं। भूस्खलन, लैंडस्लाइड, भूस्खलन है क्या भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र। भूस्खलन के कारण हिमालय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, भूस्खलन का प्रभाव, भूस्खलन आपदा प्रबंधन पूर्व, दौरान, उपरांत, वर्षा जल, पहाड़ी, पर्वतीय, पठारी क्षेत्र में, ढाल, चट्टान, ढालित क्षेत्र, मृदा चट्टान का विस्थापन। भूस्खलन एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जो ढालयुक्त क्षेत्रों में मुख्यतः वर्षा जल के प्रभाव से घटित होती है और यह एक ऐसी प्राकृतिक प्रकोप है जिसमें मृदा, चट्टान या दोनों का विस्थापन ढाल के सहारे उच्च भूमि से निम्न भूमि की ओर होता है, अर्थात मृदा एवं चट्टानों को अपने मूल क्षेत्र से विस्थापित असंकलित होना ही भूस्खलन है। भूस्खलन की घटना जब ऐसे क्षेत्रों में घटित होती है जहां मानव जनसंख्या अधिवासित आवास नहीं होता है, तब यह प्राकृतिक प्रकोप की श्रेणी में आता है। लेकिन मानव बसाव के क्षेत्र में घटित भूस्खलन आपदाकारी प्रभाव उत्पन्न करता है, इससे जान माल का नुकसान होता है। भूस्खलन से संबंधित घटनाओं में निम्न दशाएं उत्पन्न होती है। मृदा का भूस्खलन, चट्टानों का स्खलन, मृदा का स्खलन, चट्टानों का स्खलन, कीचड़ प्रवाह, मड फ्लो, तीव्र वर्षा के साथ बाढ़ तथा मालवा प्रवाह। भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार के पर्वतीय क्षेत्र। भूस्खलन के कारण, भूस्खलन के लिए आधारभूत कारण वर्षा जल से तीव्र वर्षा होती है। वर्षा जल के कारण मृदा का संपर्क चट्टानों से धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और तीव्र वर्षा की स्थिति में चट्टानों के ऊपर स्थित मृदा स्खलित हो जाती है। मृदा स्खलन की स्थिति में जल और मृदा के मिलने से कीचड़ का निर्माण होता है। जब बृहद पैमाने पर कीचड़ या पंक व मड होता है तब इसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों में घाटियों में स्थित मानव बस्तियों पर विनाशकारी प्रभाव होता है। कृषि भूमि का समापन, पशु संसाधन का विनाश, मानव जीवन की क्षति जैसे प्रभाव उत्पन्न होते हैं। मृदा विहीन चट्टानी सतह ही भूस्खलन के प्रति सुभेद या संवेदनशील हो जाता है। चट्टानें भी वर्षा जल के प्रभाव से कमजोर हो जाती हैं। अवसादी परतदार चट्टानों में जल का प्रवेश आसानी से होता रहता है क्योंकि इसमें संरद्धता पाई जाती है। ऐसी कमजोर चट्टानें
अचानक होने वाली तीव्र वर्षा से स्खलित हो जाती है। वर्षा जल के साथ चट्टानी टुकड़े, परिवहन मार्गों, ग्रामीण बस्तियों तथा जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती है। हिमालय क्षेत्र में टर्शियरी काल की या संरचना के अपसादी परतदार चट्टान पाए जाने के कारण यह क्षेत्र भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील है। आग्नेय चट्टानों में परतें और सन्निग्धता नहीं पाई जाती, अतः आग्नेय चट्टानें भूस्खलन के लिए कम सुभेद होती है। प्रायद्वीपीय पठारी भारत में अधिकांश चट्टानें आग्नेय एवं आग्नेय रूपांतरित हैं, अतः हिमालय की तुलना में यह क्षेत्र भूस्खलन के प्रति कम संवेदनशील। हालांकि आग्नेय चट्टानों में संधियाँ ज्वाइंट्स पाई जाती हैं। इन संधियों के सहारे जल का प्रवेश सीमित मात्रा में होता रहता है, अतः ऐसे चट्टानों के क्षेत्र में भी जहाँ चट्टानें अधिक कमजोर हो गई हैं वहाँ तीव्र वर्षा की स्थिति में भूस्खलन की संभावना बनी रहती है। उपरोक्त कारक के अतिरिक्त कई अन्य कारक भी भूस्खलन के लिए उत्तरदायी है, जैसे क्षेत्र का भूकंप प्रभावित होना, जैसे हिमालय क्षेत्र, बादल फटने की घटना तथा तीव्र बाढ़, वन विनाश तथा घास की भूमि का विनाश तथा पशु चारण, खनन, निर्माण कार्य, सड़क, सुरंग, रेल एवं अन्य कारणों से पर्वतों का विखंडित करना, ढालों पर ढाल कृषि, झूम कृषि, ढालों के साथ आवास निर्माण, पर्यटन विकास होने से विनाश, नदी अवलिक प्रवाह, जल के मार्ग का अतिक्रमण। भारत में हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार दोनों ही क्षेत्रों में भूस्खलन की घटना घटित होती है। हिमालय में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश भूस्खलन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है और अस्थिर क्षेत्र है, अतः प्राकृतिक रूप से यहाँ की चट्टानें नवीन एवं कमजोर है। इस क्षेत्र में मानव दबाव में भी वृद्धि हुई है। फलस्वरूप वन विनाश, खाद्य भूमि का विनाश, निर्माण कार्य के कारण तथा पर्यटन विकास के कारण इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी में परिवर्तन की दशा उत्पन्न हुई है। यह स्थिति भूस्खलन के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाती है। प्रायद्वीपीय पठारी भारत में पश्चिमी घाट पर्वत के क्षेत्र अधिक संवेदनशील है। यहाँ केरल में भूस्खलन की घटना से विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न होते रहते हैं। पूना में भूस्खलन का आपदाकारी प्रभाव उत्पन्न होता रहा है। 2021 और इससे पूर्व 2014 में पूना के कुछ भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं। भूस्खलन के कारणों के विश्लेषण से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्राकृतिक कारणों के साथ ही मानव जनित कारण भी भूस्खलन आपदा के लिए उत्तरदायी है। भूस्खलन का प्रभाव मानव जीवन का संकट, मृत्यु, स्वास्थ्य संकट, मानव आवास का विनाश एवं क्षति होना, पशु संकट, कृषि संकट, वनस्पति विनाश, वन्य जीव के जीवन संकट, आधारभूत संरचना का नष्ट होना, पर्यटन क्षेत्र का विनाश, मनोवैज्ञानिक समस्या, मृदा अपरदन, भूस्खलन आपदा प्रबंधन। भूस्खलन आपदा प्रबंधन, एक में आपदा पूर्व प्रबंधन, दूसरा आपदा दौरान एवं उपरांत प्रबंधन। आपदा पूर्व प्रबंधन, भूस्खलन आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली का उपयोग, मौसम सूचना तंत्र का उपयोग कर वर्षा पूर्वानुमान लगाकर लोगों को अलर्ट तथा चेतावनी। यह वर्षा अनुमान पर आधारित है। लोगों को अलर्ट तथा चेतावनी जारी करना, वानिकी घास लगाना, कंक्रीट की दीवार बनाना, मानव अतिक्रमण को रोकना, पर्वतीय परिस्थितिकी के अनुरूप विकास करना। आपदा दौरान एवं उपरांत प्रबंधन, राहत एवं बचाव कार्य, क्षेत्र का पुनर्निर्माण, लोगों का पुनर्वास। भारत में भूस्खलन की समस्या की क्षेत्रों को बताते हुए मानव जनित कारणों से आपदाकारी प्रभाव में वृद्धि की संभावना पर विचार करें। हिमालय, क्वेश्चन नंबर 2, हिमालय प्रदेश का भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील होने के कारणों को समझाएं तथा भूस्खलन पर नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। हाल के वर्षों में प्रायद्वीपीय, अगला क्वेश्चन, हाल के वर्षों में प्रायद्वीपीय पठारी भारत में भूस्खलन की घटना में वृद्धि हुई है। यहाँ भूस्खलन के लिए उत्तरदायी दशाओं का परीक्षण करें। ज्वालामुखी आपदा। ज्वालामुखी एक प्राकृतिक प्रकोप है जो भूगर्भीय कारणों से घटित होती है और इसकी उत्पत्ति में मानव का कोई योगदान नहीं है। इसके बावजूद लेकिन ज्वालामुखी क्षेत्रों में से संलग्न प्रदेशों में मानव आवासीय क्षेत्र ज्वालामुखी आपदा के प्रभाव में आ जाते हैं, तो कारण मानव का ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र में बसा। ज्वालामुखी आपदा के क्षेत्र, एक में अग्नि वलय का क्षेत्र, प्रशांत तटीय क्षेत्र, मैक्सिको में विस्फोट, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, भूमध्य सागर से हिमालय होते हुए इंडोनेशिया तक। हिमालय में ज्वालामुखी नहीं होता अपवाद है। स्पेन में 2021 में भारत के बैरन द्वीप में, तीसरा मध्य अटलांटिक कटक का क्षेत्र, आइसलैंड से बुबेट द्वीप तक। आइसलैंड में विस्फोट, प्रभाव, वायु प्रदूषण तथा धुआं, जहरीला, मानव विस्थापन, आवास का नष्ट होना, जैव विविधता का नष्ट होना, पारिस्थितिकी समस्या।
दक्षिण अमेरिका की झीलें माराकाइबो झील, लेगून वेनेजुएला, टिटिकाका झील पेरू, बोलिविया, पूपो बोलिविया, मार चिकिता अर्जेंटीना। यूरेशिया की झीलें अटल सागर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बालखस कजाकिस्तान, बैकाल रूस, लेजिंगा रूस, उत्तर पश्चिम भाग फिनलैंड के पास, तारिम बेसिन उत्तर पश्चिम चीन, लॉप झील उत्तर पश्चिम चीन। अफ्रीका की झीलें विक्टोरिया केन्या, युगांडा, तंजानिया, अल्बर्ट युगांडा, कांगो, एडवर्ड युगांडा, कांगो, क्योंगा झील युगांडा में, टंगानिका झील तंजानिका, बुरुंडी, जाम्बिया, जैरे, किबू में, कांगो एवं रवांडा, मालावी एवं न्यासा में, तंजानी, मलावी, मोजाम्बिक, तुर्काना झील उत्तरी केन्या, रुडोल्फ झील। वोल्टा घाना कृत्रिम झील जो सफ़ेद वोल्टा नदी और काली वोल्टा के जल से। चाड नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, टाना झील इथोपिया, मवेरू, कांगो, जाम्बिया। भारत की झीलें राकस ताल, भीमताल, खुरप ताल, नैनीताल, मलाताल, देवताल, नौकुचिया ताल, पंचपोखी, कुमायूं उत्तराखंड में, डल, वूलर, शेषनाग, बैरीनाग, मानस बल, गंधर्व बल, अच्छा बल, नागिन, जम्मू एवं कश्मीर, हिमानी, जनित। सांभर, पंचप्रदा, डिंडवाना, लूनकसर, फलौदी, कछोर, रीवा, राजस्थान, खारे पानी की झील। उदय सागर, पिछोला, फतह सागर, जय समंद राजस्थान, मीठे पानी की झील। नोट में पिछौला एवं जय संबंध मानव निर्मित है। लेगून झील चिल्का उड़ीसा में, पुलिकर तमिलनाडु में और वेम्बनाड केरल में। भारत की अन्य झील क्लेरू आंध्र प्रदेश, मीठे पानी की झील लानार महाराष्ट्र, ज्वालामुखी झील बील पश्चिम बंगाल, बिसर्प झील गोहना उत्तराखंड, भूस्खलन से निर्मित झील लोकतक मणिपुर, हुसैन सागर आंध्र प्रदेश, नक्की झील माउंट एंड आबू राजस्थान, सुखना झील चंडीगढ़, कांवर झील बेगूसराय बिहार।